दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। काम की थकान सिर्फ आपकी बेटी को ही नहीं, मुझे भी होती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अब क्या बताऊं मम्मी, त्योहारों में काम करके मेरी जान निकल जाती है। लगातार सारे त्योहार क्यों आते। अब बताओ, दिवाली की सफाई खत्म होगी, फिर कुछ दिन बाद देखना मेरी सास छठ की तैयारी में मुझे लगा देगी। अरे मैं इंसान हूँ या मशीन? उनसे ये नहीं होता कि त्योहारों में अपनी बेटी को बुला ले ताकि वह उनकी मदद करके छठ खत्म होगा, नहीं कि सारा का सारा पैसा समेट कर बेटी को दे देगी। अमिता अपनी माँ सुलोचना जी से कहती है। सुलोचना जी बोली, तुम्हारी सास की छोड़ो, क्या तुम्हारी ननन को भी इतनी अकल नहीं कि वो दिन रात खटती है और सारा मेवा वह खाती है। मैं तो कहती हूँ जितनी साफ सफाई करनी थी तुमने कर ली। अब छठ का बहाना करके तुम दिवाली से पहले मायके आ जाओ या तुम्हें आराम मिलेगा। अमिता बोली, मम्मी मुझे आज का समय दो, मैं इनसे बात करके देखती हूँ, फिर आपको फोन करती हूँ। देखना मेरे आने की खबर सुनकर कहीं भाभी मायके ना चली जाए, वरना थकान से बचने के लिए मैं वहाँ आऊंगी और कभी उल्टा सारा काम मुझ पर ना आ जाए, क्योंकि भैया को माँ बहन से ज्यादा बीवी की चिंता लगी रहती है। 4 दिन बाद दिवाली थी तो अमिता अपनी सास सुगंधा जी से बोली, मम्मी जी दिवाली की जितनी भी साफ सफाई होनी थी वह तो मैंने करवा ली। मैंने सुना है दीदी ननन के घर पर इस बार कोई भी त्योहार नहीं मनाया जाएगा, तो आप उन्हें यहाँ क्यों नहीं बुला लेती है? मेरे मायके में मेरी जरूरत है। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो 2 दिन बाद में वहाँ चली जाऊंगी, आप उन्हें यहाँ बुला लीजिए। सुगदा जी बोली, बहू तुम मुझसे पूछ रही हो या मुझे बता रही हो? त्योहारों में तो घर की महिलाओं को थकान होती ही है। जिस थकान से बचने के लिए तुम वहाँ जा रही हो, क्या वहाँ तुम्हारी भाभी का बोझ नहीं बढ़ेगा या उसे थकान नहीं होगी? त्योहारों में मिलजुल कर काम करना चाहिए, पर तुम तो मेहनत से भाग रही हो। अमिता बोली, मम्मी जी आप अपनी बहू की तो चिंता करती नहीं, दूसरे की बहुओं की चिंता क्यों कर रही है? वैसे भी लड़की अपनी थकान मिटाने मायके ही जाती है और यहाँ दीदी आ जाएगी तो आपको भी अच्छा लगेगा। मेरे आने से पहले आज तक वही तो सब कुछ संभालती थी और सारे उपहार वही ले जाती थी, तो इस बार बेटी से काम चला लीजिए। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। शाम में अमिता के पति राजीव आए तो उसने मायके जाने की इच्छा जताई। राजीव बोले, त्योहार का समय तुम्हारे जाने के को माँ को दिक्कत होगी। अमिता बोली, हाँ तो ठीक है, वह दीदी को यहाँ बुला लेगी। ऐसे भी दीदी के किसी रिश्तेदार की मौत हो गई है तो उनके घर पर त्योहार नहीं मनाया जाएगा। 100 बेचारे बच्चे और दीदी को कैसा लगेगा? सब त्योहार मनाएंगे और तुम्हारी बहन के बच्चे दुखी होंगे, उससे अच्छा उन्हें यहाँ बुला लेते हैं। राजीव बोले, बोल तो तुम सही रही हो, ठीक है तुम अपने जाने की तैयारी करो, माँ से मैं बात कर लूँगा। अगले दिन जब राजीव ऑफिस जाने लगे तो सुगदा जी से बोला, माँ इस बार अमिता अपने मायके चली जाएगी और दीदी को यहाँ बुला लेते हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? सुलोचना जी बहू की तरफ देखते हुए बोली, बेटा जब सब कुछ बंद कमरे में तुमने तो कर ही लिया तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? और मुझे अपनों के लिए काम करने में कोई से थकान नहीं होती है। 2 दिन बाद अमिता अपने मायके पहुंची। सुलोचना जी बेटी को देखकर बहुत खुश हुई। वहीं अमिता की भाभी निया घर की साफ सफाई करते हुए पसीने से लथपथी ननन को देखकर जैसी उसने अपनी बाहें फैलाई, अमिता बोली, रहने दो भाभी, दूर से ही नमस्ते ले लो, आप के शरीर से तो पसीने की बदबू आ रही है। निया मुस्कुराकर बोली, दीदी जब तक पसीना नहीं बहाएंगे तो बाद में त्योहारों की खुशबू कहाँ से पाएंगे? मैं भी अपनी माँ के घर में ऐसे ही नाक सिकोड़ा करती थी, पर जब
शादी हुई और मैं इस घर में आई, उस दिन से मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। सुलोचना जी बोली, बस बहू ज्ञान की बातें बंद करो, आई है उसके खाने पीने का इंतजाम करो। तुम कह तो ऐसे रही हो जैसे पूरे घर की थकान तुम्हें ही है। हम सब क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते? जाओ ना सुना कर अमिता के लिए कुछ अच्छा बना कर लाओ। बेचारी निया पसीना पोंछते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई और आधे घंटे बाद रसोई में लग गई। यहाँ अमिता पैर पर पैर रखकर ऐसी की ठंडी हवा खा रही थी और जब बच्चे परेशान करते थे बच्चों को कहती, जाओ मामी के कमरे में जाकर खेलो। दिवाली को आने में 2 दिन बचे थे। घर परिवार का काम, उसके ऊपर से अमिता के 2 बच्चे और निया के 2 बच्चे की फरमाइश पूरी नहीं होती थी कि अमिता की फरमाइश आ जाती थी। निया की हालत खराब होती जा रही थी। वहीं सब देखकर निया के पति मानव ने शाम में बच्चों के लिए पिज्जा का ऑर्डर किया। सुलोचना जी बोली, मानव तुम तो बाहर के खाने को पसंद नहीं करती थी, फिर क्या? बहू ने कुछ कहा जो तुमने पिज्जा मंगवाया? मानव बोले, माँ काम की थकान सिर्फ बेटी को नहीं बहू को भी होती है और पिज्जा एक आध बार खाने से कोई दिक्कत नहीं। मैं बच्चों को बार बार ये सब चीज खाने से मना करता और निया मुझे क्यों कुछ बोलेगी? आपको भले उसकी थकान नहीं दिख रही पर मुझे उसकी परेशानी दिख नहीं रही है। दिवाली के दिन निया रसोई में सबके लिए खाना बना रही थी तो उसने अमिता को फूलों की टोकरी देते हुए कहा, दीदी आपके पास वक्त है तो थोड़ी रंगोली बना दीजिए, मैं तब तक बाकी के काम कर लेती हूँ। फूलों की रंगोली बनाने में कितनी थकान होगी। और सुलोचना जी जब बेटी को रंगोली बनाते हुए देखी तो बोली, अमिता तुम ये सब काम क्यों कर रही हो? बहू कहाँ गई? मौका मिलता नहीं है कि वो आराम करने चली जाती हैं। लड़की 2 दिन के लिए मायके आई है, उसे अपना काम बता दिया, आखिर पूरे दिन करती क्या? तभी सुलोचना जी को अमिता की सास सुगंधा जी का फोन आया। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं समधन जी। सुलोचना जी बोली, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। बेटी आई है तो कुछ हाथ बटाती होगी, वरना तो आपके घर की सारी जिम्मेदारी मेरी अमिता ही संभालती थी, जिसकी थकान इसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा है। सुगंधा जी बोली, समधन जी बड़ा दुख होता है पर ये बात तो सच है, हर माँ को अपनी ही बेटी की थकान दिखती है, पराई बेटी की थकान तो दिखती नहीं। बेटी को बुलाकर उसकी थकान तो आपने मिटा दी, पर ये सोचा कि आपकी बहू का काम कितना बढ़ गया और उसे कितनी थकान होती होगी। सुलोचना जी बोली, ये आपकी गलत फहमी है, कभी मिलेगी मेरी बहू से तो पूछेगा, कभी शिकायत नहीं करेगी। सुगंधा जी बोली, इस मामले में आप बड़ी किस्मत वाली हैं कि आपकी बहू अपनी हर थकान को अपने मुस्कुराहट के पीछे छुपा लेती हैं। अच्छी बहू तो वही होती हैं जो घर की बातों को घर तक ही समेट कर रखती है। वो अपनी थकान और परेशानी लेकर मायके कभी नहीं जाती। बाकी आप कुछ समझदार हैं। इतना कहकर वो ने फोन रख दिया। बेटी की परेशानी और समधन के ताने सुनकर सुलोचना जी का दिमाग खराब हो गया। अब ससुराल में सबसे कमजोर सास को बहू ही नजर आती है। तो सुलोचना जी निया को आवाज लगाई और बोली, बहू ये क्या बात हुई? 2-4 दिन के लिए ननन आई है तो तुम उससे काम करवाने लगी। देखो कैसे उसका चेहरा थका हुआ लग रहा है। निया मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी मुझे पता नहीं था कि दीदी फूलों को उठाने में भी थक जाती हैं। और जहाँ तक थकान की बात है, आपने कभी सोचा कि काम की थकान सिर्फ बेटी को नहीं बहू को भी होती है? सुलोचना जी बोली, बहू तुम करना क्या चाहती हो? निया मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी समझदार के लिए इशारा ही काफी है और मुझे पता है मेरी सास और ननद बहुत समझदार है। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। तभी वह मानव आया और अपनी माँ बहन से बोला, आप लोगों ने इस वाक्य को बिल्कुल सार्थक किया है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है।
दीदी, आप अपने घर की परेशानी से भागकर यहाँ चली आती हैं, पर क्या आपने सोचा है जिन परेशानियों से आपको वह थकान होती है वही तो यहाँ निया को भी होती होगी। और माँ, काम की थकान सिर्फ बेटी को नहीं बहू को भी होती है। आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। समझदार के लिए इशारा ही काफी होता। अमिता को लगा कि कहीं ना कहीं उसकी गलती है। अगर वह मायके में आकर अपनी भाभी का हाथ बटाती रहती तो दोनों की थकान मिट जाती। वहीं सुलोचना जी को एहसास हुआ कि बहू हो या बेटी, दोनों एक जैसे ही काम करती है तो थकान भी दोनों को एक जैसे भी होती होगी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वह निया से जाकर बोली, बहू, आज की पूजा तुम करोगी और रात के खाने की व्यवस्था हम सब मिलकर करेंगे। निया को ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और खुशी हुई कि उसके परिवार वालों ने उसकी परेशानी को समझा और उस दिन से उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अब कोई भी त्योहार होता था, सब मिल बांट कर अपनी जिम्मेदारी निभाते थे। दोस्तों, जब जागो तभी सवेरा। जिस वक्त आपको आपकी गलती का एहसास हो जाता है उसी वक्त से आपकी जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि आप अपनी गलतियों को फिर कभी दोहराते नहीं हैं बल्कि उस गलती से कुछ सीखते हैं।